सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, देन आप इसको देखिए, ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय के बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। कि ये जो देखो, पर्यावरण का जो मसला चल रहा है विश्व राजनीति में, तो इस मसले पर भारत का क्या कहना है, भारत का क्या दृष्टिकोण है इस बारे में, इस टॉपिक में आप इस बारे में जानेंगे। तो देखो, भारत पर्यावरण का सदैव पक्षधर रहा है, या फिर ये कह लो कि भारत ने पर्यावरण की हमेशा रक्षा की है। ठीक है, देखो ब्रिटिश काल से जो है हमारे यहाँ आंदोलन चलते आ रहे हैं। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे पर्यावरण को लेकर के। ठीक है, और फिर उसके बाद भी हमारे यहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, हमारे यहाँ पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन चलते ही रहते हैं। ठीक है, इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि भारत हमेशा पर्यावरण के संरक्षण का पक्षधर रहा है, कि हाँ भाई, पर्यावरण का तो संरक्षण होना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण से ही हमारा जीवन है, भारत का ऐसा कहना है। ओके, भारत ने विश्व में होने वाले सभी पर्यावरण सम्मेलनों में भाग लिया है तथा पर्यावरण संरक्षण पर आवाज उठाई है। ठीक है, देखो विश्व में जो भी सम्मेलन होते हैं ना पर्यावरण से रिलेटेड, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, रियो सम्मेलन, ये जितने भी प्रकार के जो भी सम्मेलन हुए हैं, भारत ने सब में भाग लिया है, सब में पार्टिसिपेट किया है भारत ने। और हमेशा पर्यावरण संरक्षण पर भारत ने आवाज उठाई है, कि हाँ भाई, कि पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण का तो संरक्षण हमें करना ही चाहिए। ठीक है, और फिर क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो कि 1997 में हुआ था, ये मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में पढ़ाया था। आप वहां से इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जान सकते हैं। तो इस पर ये सम्मेलन हुआ तो 1997 में था, लेकिन भारत ने इस पर अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि है, इसमें ना जो देश होते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, कि अब आप पर्यावरण संरक्षण करेंगे, या फिर आप औद्योगिकरण को अंधाधुंध नहीं करेंगे। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो उस समय भारत क्या था? विकासशील था। हालांकि भारत आज भी विकासशील है, लेकिन विकसित होने की राह पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत जल्द हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में भी आ जाएगा। तो 1997 में ये सम्मेलन हुआ, तो अगस्त 2002 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, कि हाँ भाई, आज से क्योटो प्रोटोकॉल के रूल्स मुझ पर भी लागू किए जाएं। तो ये चीज हमको क्या दर्शाती है? भारत के हस्ताक्षर करना हमको क्या दर्शाता है? भारत का ये हस्ताक्षर करना हमें ये दर्शाता है कि भारत पर्यावरण के मसले पर हमेशा पर्यावरण का पक्षधर रहा है, कि हाँ, पर्यावरण संरक्षण बहुत ही अहमियत रखता है। ओके, अब देखो, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ कानूनों का निर्माण किया था। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखो, अगर पूरा पूछा गया आपसे, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ बताना है। ठीक है, पॉइंटर्स में ही आपको बताना है, ऐसे नहीं कि पैराग्राफ लिख दिया निबंध टाइप, नहीं, आपको ऐसे पॉइंट वाइज बताना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूरा पूछा गया तो आपको पूरा बताना, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है छठे क्वेश्चन में, कि भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से कानून बनाए थे, तो आप इन तीनों कानूनों के बारे में बताएंगे। ओके, तो देखो, पहला है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की। ठीक है, इसके तहत स्वच्छतम ईंधन अनिवार्य कर दिया गया, जैसे कि सीएनजी। देखो, भारत ने ना नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को लागू किया। इसके तहत क्या कहा गया? कि भाई देखो, सबसे स्वच्छ ईंधन को यूज करो, और इस चीज को भारत ने अनिवार्य कर दिया। और स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? सीएनजी है। पेट्रोल डीजल वगैरह ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, और भारत ने जो है, जो भी वाहन
पॉल्यूशन फैलाते थे, चाहे साउंड पॉल्यूशन हो या फिर किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन वो फैलाते थे, उनका धुआं जो निकलता था पुराने वाहनों में, उन पर भी भारत ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था कि अब से ये वाहनों का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि कितनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी आ चुका है इवन। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि भैया भारत तो पक्षधर है, इसीलिए तो भारत ये रूल्स लागू कर रहा है, वरना अंधाधुंध जो है पर्यावरण का दोहन करता रहे। ठीक है, फिर 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया भारत ने। इसके तहत क्या कहा गया कि ऊर्जा की बचत करो भाई, ऊर्जा की बचत के लिए जनता को प्रेरित किया कि ऊर्जा को अंधाधुंध वेस्ट नहीं करो, ऊर्जा की बचत करो। ठीक है, फिर 2003 में बिजली अधिनियम में नव्यकरणीय ऊर्जा का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, 2003 में एक बिजली अधिनियम आया जिसके तहत क्या किया गया, नव्यकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया कि आपको जो ऊर्जा यूज करनी है, आप नव्यकरणीय ऊर्जा को यूज करो। जनता को प्रेरित किया। ठीक है, उनको बढ़ावा दिया कि आप नव्यकरणीय ऊर्जा को यूज करो। अब ये नव्यकरणीय ऊर्जा क्या होती है, तो देखो, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पूछ लिया जाए अनव्यकरणीय, अनव्यकरणीय ठीक इसका अपोजिट होगा, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वो हो गए अनव्यकरणीय। ये है नव्यकरणीय, जिनको हम दोबारा से यूज करके हम उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें इसके उदाहरण क्या क्या है नव्यकरणीय ऊर्जा के, देखो सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर पावर, आजकल लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल भी लगा रहे हैं, सोलर लाइट्स का भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है, नव्यकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, नव्यकरणीय ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं यूज करने के बावजूद भी। ठीक है, किसके तहत ये बात कही गई, बिजली अधिनियम के तहत कही गई। बिजली अधिनियम कब लागू किया गया, 2003 में। ओके, भारत का मानना है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने में विभिन्न राज्यों का अलग अलग योगदान है, तो उत्तरदायित्व या फिर जिम्मेदारियां भी अलग अलग होंगी। ठीक है, देखो, भारत में आप जानते हैं अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, तो भारत का क्या कहना है कि देखो, कुछ राज्यों ने तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कुछ ने कम पहुंचाया, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही कम पहुंचाया हुआ है। अब जैसे दिल्ली जैसी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। दिल्ली में आप देखते हैं पॉल्यूशन रहता है हर टाइम, चाहे कोई सा भी मौसम हो, या पॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। धुंध टाइप सी एक लगती है। ओके, लेकिन अगर आप पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जाएंगे, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना स्वच्छ वहाँ पर पर्यावरण रहता है। ठीक है, तो भाई भारत का कहना है जिन राज्यों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी, और जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी भी कम होगी। यही सेम बात भारत वैश्विक स्तर पर भी कहता है ना, यही सेम बात भारत वैश्विक स्तर पर भी कहता है कि विकसित देशों का योगदान ज्यादा है, तो उत्तरदायित्व भी उनके ही ज्यादा होंगे। वैश्विक स्तर पर भारत क्या कहता है कि जिन देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने कम पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी भी कम होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उपभोग करने की जिम्मेदारी ज्यादा इनकी है। भारत क्या कहता है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उपभोग हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है, उनको ज्यादा किसने किया है, विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों को ज्यादा उत्सर्जित किया है। तो फिर पर्यावरण को बचाव करने की ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, वो भी विकसित देशों की होनी चाहिए। ठीक है, इनकी ही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अधिक योगदान इनका ही था। इनका किनका, इनका मीन्स विकसित देशों का, देखो ये एरो लगा हुआ है ना। ओके,
तो भारत का ये कहना है, अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ये बातें कहता है। ठीक है, साझी संपदा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी, वही टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो भारत ने 2000 तक 0.9 टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है ना, ये भारत के द्वारा किया गया ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। ठीक है, 2000 तक केवल 0.9 टन ही किया है भारत ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, और ये विकसित देशों के मुकाबले बहुत ही ये छोटा आंकड़ा है, बहुत छोटा। ठीक है, और 2030 तक ये आंकड़ा कहाँ पहुंचेगा? 1.6 टन। ठीक है, 1.6 टन ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, और ये भी बहुत छोटा नंबर है विकसित देशों के मुकाबले। तो ये चीज क्या दर्शाती है? ये चीज ये दर्शाती है कि भारत पर्यावरण का हमेशा पक्षधर रहा है। ठीक है, देखो ये इधर लिख भी रखा है मैंने, अर्थात काफी कम उत्सर्जन कर रहा है भारत ग्रीन हाउस गैसों का। आपको पता है ना, ग्रीन हाउस गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इनसे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स पृथ्वी का गर्म हो जाना। पृथ्वी गर्म होएगी तो जलवायु परिवर्तन होएगा और ग्लेशियर भी पिघलेंगे। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन भारत पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। ठीक है, देखो, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए आंदोलन पर्यावरण आंदोलन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं ना, पर्यावरण के बचाव के लिए जो आवाजें उठाई जाती हैं, जो आंदोलन किए जाते हैं, वो ही आंदोलन पर्यावरण आंदोलन कहलाते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है, देखो वो भी देख लो। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, एक आप और ऐड कर सकते हो, साइलेंट वैली आंदोलन। ओके, तो ये कहाँ पे हुए थे? ये सारे जो आंदोलन है, ये भारत के आंदोलन है। ओके, ये आंदोलन वे चलाते हैं जो पर्यावरण के प्रति सचेत, जागरूक और पर्यावरण के हितैषी होते हैं। ये लोग कौन चलाते हैं? जो पर्यावरण को भाई अ, उसका बचाव करना चाहते हैं, उसके प्रति सचेत होते हैं कि भैया पर्यावरण के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। उसके प्रति जागरूक होते हैं, पर्यावरण के वो हितैषी होते हैं, हिमायती होते हैं। ओके, वो लोग इस आंदोलन को चलाते हैं। पर्यावरण आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर चलाए गए हैं। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के ये अभी मैंने आपको ऊपर वाली लाइन में बताया, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, ये हमारे भारत के आंदोलन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके आ जाता है दूसरे देशों के आंदोलन। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों को लेकर चलाए गए हैं आंदोलन। ठीक है, होते तो वो पर्यावरण से रिलेटेड ही हैं, लेकिन वो अलग-अलग टॉपिक्स पर भी हो सकते हैं। ठीक है? देखो, वनों की कटाई के खिलाफ कहाँ-कहाँ क पर चलाए गए थे? भारत में, चिले में और इंडोनेशिया में। ठीक है? चिपको आंदोलन, ठीक है? वनों की कटाई के खिलाफ था ये आंदोलन। ठीक है? चिले में चलाया गया और इंडोनेशिया में चलाया गया, वनों की कटाई के खिलाफ। फिर आपका आ जाता है खनन के खिलाफ, दक्षिणी गोलार्ध में चलाया गया था। ये खनन क्या होता है? तो खनिजों को जो खोदकर निकाला जाता है ना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं खनन। ठीक है, उससे जो है नुकसान होता है पर्यावरण को। तो ये कहाँ पर चलाया गया था? दक्षिणी गोलार्ध में ये आंदोलन चलाया गया था खनन के खिलाफ। ठीक है, बांधों के खिलाफ भी आंदोलन चलाया गया था ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कब चलाया गया था? 1980 के दशक में, और ये विश्व का प्रथम बांधों के खिलाफ आंदोलन था। फिर भारत में कौन सा आंदोलन हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये बांध के खिलाफ था ये आंदोलन। ओके, आज के पार्ट में केवल इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया हो या कोई दिक्कत समस्या हो, तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बेझिझक आपका डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए।
अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।